Hello friends, welcome back to the channel. Here we are going to discuss today in part 3, question number 166 to 205. We are doing CCS Conduct Rules 1964. Friends, you know well, conduct rule अलग है और CCA रूल्स अलग है. CCA क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, इसके 4 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों ने देखे होंगे. एक मैराथन वीडियो भी है, यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए. इट डील्स विथ ऑल द रूल्स एंड नाउ वी आर इन कंडक्ट रूल. ये थर्ड पार्ट है. आफ्टर दिस आई विल बी रिलीजिंग पार्ट 4 एंड वी आर डन विथ 250 क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, जो मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसके अनुसार मैं दावे से कह सकता हूं दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड एज इट इज, इवन विद द सेम ऑप्शंस. तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 166. मैं फिर से कहूंगा, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की, प्रेजेंटिंग ऑफिसर की, डेलिंक्वेंट ऑफिसर की, चार्ज सीट की. और जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हो सकता है उन्हें उतने अच्छे से समझ में ना आए. So it is just a suggestion. Go for the previous video before watching this video. Let's begin. To whom should the inquiry officer forward the inquiry report after conclusion of inquiry? Inquiry समाप्त हो जाने के बाद बिल्कुल सरल सा प्रश्न है. Should hand over the case or should hand over the report to disciplinary authority. Now, can a disciplinary authority issue an order imposing any of the major penalties specified in Rule 11 without following the procedure prescribed in Rule 14 of CCA rules? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ. जब सस्पेंशन होता है उसके बाद में जो केसेस चलते हैं, 2 पार्ट होते हैं. पहला, चार्ज्ड ऑफिसर जिस पर आरोप लगा है, जो सस्पेंडेड हुआ था, उसके असिस्टेंस के लिए डिफेंडिंग ऑफिसर और डिफेंडिंग असिस्टेंट, डिफेंस असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ये एक पक्ष हो गया. दूसरा पक्ष होता है इंक्वायरी ऑफिसर, IO, इंक्वायरी ऑफिसर, और इनका जो वकील होता है वो कहलाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर. ये 4 लोग होते हैं, 2 पक्ष होता है. इन 2 पक्ष में सुनवाई होती है. हम बात कर रहे हैं क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी Can a disciplinary authority issue an order imposing any of the major penalties specified in Rule 11 without following the procedure prescribed in Rule 14? तो क्या वो बिना इंक्वायरी के, बिना प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए सीधा सीधा उसे पेनाल्टी दे सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है. इस बात को ध्यान रखेंगे. प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड, वेदर इट प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड. दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड. क्वेश्चन नंबर 168 की ओर बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर? ये 4 चीजें मैं अभी भी लिखा हुआ हूं और आप ध्यान देंगे इन चारों चीजों पे. व्हाट इज द ड्यूटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर? तो इंक्वायरी ऑफिसर क्या करते हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन. आपको उत्तर आपके जेहन में आ ही जाएगा. यस, द राइट आंसर इज he has to conduct an inquiry as a quasi-judicial functionary and send a report. कुछ फ्रेंड्स समझना चाह रहे होंगे कि ये quasi-judicial functionary क्या है. Let us see what is quasi-judicial functionary. हम इसे समझ लेते हैं. Having a partly judicial character by possession of the right to hold hearing on and conduct investigation into disputed claims and alleged infractions of rule and regulations and to make decision in the general manner of court. That is the work of quasi-judicial bodies. कहने का मतलब पूरे ही एक अदालत के रूप में काम करना. That is the work of quasi-general. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 169 की ओर बढ़ते हैं. What is the function of a presenting officer? थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने जिक्र किया था. प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या वर्क होता है? वकील का काम होता है उसका. What is the function of a presenting officer? सरल सा उत्तर है, आप आसानी से दे सकते हैं. To show why the charges are considered to be established on the basis of documentary evidence provided. ये
प्रेजेंटिंग ऑफिसर का वर्क होता है कि वो चार्ज ऑफिसर पे आरोप को सिद्ध करे, स्टैब्लिश करे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डिफेंडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? वही काम होता है, वो किसके लिए काम करता है? चार्ज ऑफिसर के लिए काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डिफेंस असिस्टेंट, अ डिफेंडिंग ऑफिसर? टू एस्टैब्लिश द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द चार्ज्ड ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड। टू इम्पोज, ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी टू असिस्ट चार्ज्ड ऑफिसर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज केस बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर के सामने उसके केस को प्रेजेंट करने में, उसे डिफेंड करने में उसकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन छोटे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, we will go for the explanation as well. Under which rule is a government servant permitted to undertake a journey to a station other than his headquarter and claim TA? भाई वो अदर देन हेडक्वार्टर से वो ट्रेवल भी करेगा और टीए भी क्लेम करेगा। ये चीज कौन से रूल में दी गई है? ऐसा सप्लीमेंट्री रूल 154 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। SR 153 क्या है, सप्लीमेंट्री रूल 153 क्या है, ये भी दिया हुआ है। 153A क्या है, ये भी मैंने दिया है। और 154 क्या है, ये भी दिया हुआ है। आप इसे पढ़ेंगे, चीजें क्लियर होंगी। देखिए, ट्रेवलिंग अलाउंस अंडर रूल 147 to 151A should be calculated as for a journey on tour, but no allowance may be drawn for halts on the journey। ये सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। लेकिन ये कौन कौन से रूल में दिए गए हैं, यहाँ पे डिटेल मैंने, ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ये PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ताकि आपको इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये CCS पब्लिकेशन का है, दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड ऑथेंटिक पब्लिकेशन, यू कैन सी। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Whether a government servant who is charged with the departmental proceeding has requested for holding an inquiry at a place other than his headquarter and requested for grant of TA, is it admissible? प्रश्न को समझिए। आपका हेडक्वार्टर कानपुर है, आपकी इंक्वायरी कानपुर में हो रही है और आप चाहते कि आपकी इंक्वायरी कानपुर में ना हो, लखनऊ में हो। आपने ऐसी रिक्वेस्ट की है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने आपकी रिक्वेस्ट को मान लिया, इंक्वायरी लखनऊ में की गई। अब आप चाहते हैं कि वो लखनऊ जाने का भी आपको टीए क्लेम हो, तो इज इट एडमिसेबल? जवाब आप सबको मालूम है, नो, इट इज नॉट एडमिसेबल बिकॉज योर रिक्वेस्ट हैज बीन ग्रांटेड। फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। वेदर अ गवर्नमेंट सर्वेंट who is charged with the departmental proceeding has requested for holding an inquiry at a place other than his headquarter। आपका हेडक्वार्टर कानपुर है और आपने अदर देन हेडक्वार्टर लखनऊ में आपने बोला कि इंक्वायरी रख दीजिए। For your convenience you requested and that request is accepted, now you are not eligible to claim TA। ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन पढ़ लेने से ज्यादा अच्छा हो जाता है। Whether the defense assistant who rendered assistance in examining the document in departmental proceeding is entitled for TA? Of course, फिर से पढ़ लीजिए। Whether the defense assistant, DA, defense assistant who rendered assistance in examining the document in a departmental proceeding is eligible, is entitled for TA? Yes, he is entitled for TA. Now, whether the retired government servant who is required to attend departmental inquiry instituted against him, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, वो इंस्टीट्यूट हुई है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो वो जब आता है तो इज ही इंटाइटल्ड फॉर टीए? इफ सो, फ्रॉम वेयर? पहली बात तो उसे मिलेगा कि नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि मिलेगा तो कहां से मिलेगा? यदि मिलेगा तो कहां से मिलेगा? द प्लेस ऑफ हिज होम टाउन डिक्लेयर्ड। पहली बात तो मिलेगा, कहां से मिलेगा? बिकॉज ही इज अ रिटायर्ड फेलो, सो हिज होम टाउन विल बी कंसिडर्ड द प्लेस टू बी काउंटेड। ध्यान रखेंगे इसे। 175 नंबर का प्रश्न, whether a retired government servant is entitled to TA for pursual of official documents at an outstation in preparation of his defense against a departmental proceeding instituted against him। मैं समझता हूँ प्रश्न आपको क्लियर है।
एक बार फिर से देख लीजिए, वेदर अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट is entitled to TA for pursuit of official documents at an outstation में in preparation of his defense. वो यदि अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, उसके प्रिपरेशन के लिए आउट स्टेशन में है, तो क्या वो टीए के लिए एलिजिबल है? क्योंकि उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है. If so, mention the maximum number of days of daily allowances to which he is eligible. तो कितने दिनों के लिए वो अलाउ किया जाएगा? The right answer is, पहली बात तो he is entitled, he is eligible and he is eligible for maximum of 3 days. 3 दिनों का वो डेली अलाउंस क्लेम कर सकते हैं. ट्रेवलिंग अलाउंस तो खैर उन्हें मिलेगा ही सही, याद रखेंगे. क्वेश्चन लंबा है, समझने की आवश्यकता है. Who has to bear the traveling and other expenses of a government servant who is nominated as defense assistant? आप, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था, आप भोपाल में हैं, आपका जो डिफेंस असिस्टेंट है वो ग्वालियर से आएगा, हियरिंग है इंदौर में. नाउ डिफेंस असिस्टेंट जो ग्वालियर से आ रहा है, उसे इंदौर आने जाने का खर्चा और डेली अलाउंसेस का क्या? हु विल पे? पहली बात तो विल ही बी पेड? ऑफ कोर्स ही विल बी पेड, ओनली देन ही इज कमिंग. देन हु विल पे? दैट इज द क्वेश्चन. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑफिस टू विच डेलिंक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स. जो चार्ज ऑफिसर का हेडक्वार्टर है, जो उनका स्कूल है, दैट इंस्टीट्यूशन विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस. The retired government servant, the retired government officer appointed as departmental inquiry officer has requested for sanction of honorarium in addition to TADA. रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है, आप उसे टीएडीए तो दे रहे हैं, उसके अलावा ही हैज आस्क्ड फॉर ऑनरेरियम. इज इट एडमिशन? पहली बात यस और नो. दूसरी बात इफ सो, इफ यस, एट व्हाट रेट? यस, ही इज एलिजिबल एंड ही विल बी गिवन ऑनरेरियम एट रेट फिक्स्ड per case by the government of India. Such amount is already fixed by the government of India. आगे बढ़ते हैं. Question number 178. Quote the rule under which TA is admissible to a person called as defense witness in a departmental inquiry conducted by a commissioner of inquiries. भाई कौन सा रूल है जिसके तहत जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए डिफेंस विटनेस हुआ है उसे टीए मिलेगा? टीए मिलेगा ये तो तय है, प्रश्न ये है ही नहीं कि टीए मिलेगा कि नहीं. कौन से रूल के तहत उसे मिलेगा? एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज सप्लीमेंट्री रूल 190A. ये व्हाट इज 190A, 190B एंड 190C? ये तीनों चीज मैं आपके सामने रखता हूं, आप इसे अच्छे से आराम से बाद में पढ़ सकते हैं. मैं थोड़ी सी चीजें पढ़ देता हूँ. When any person not being a government servant is required to attend any meeting of a commission of inquiry or of a board or conference committee or departmental inquiry conveyed under proper authority or is required to perform any public duties in an honorary capacity, a competent authority may grant him travelling allowance for the journey calculated under the ordinary rule for the journey of a government servant on tour, and for this purpose may, with due regard to such person's position in life, declare by general or special order the grade to which he shall be considered to belong. Means he will be getting all the facilities. और ये कौन सी चीज में मेंशन है? सप्लीमेंट्री रूल 190A. और हमारा प्रश्न क्या था, कौन सी रूल में मेंशन है? तो द आंसर इज सप्लीमेंट्री रूल 190A. Friends, I hope things are clear. I'll be very happy if you convey your thoughts, your ideas, your opinion, so that I may improve. I may be making mistake. If at all you find it, please do convey me so that correction or corrective measures may be taken. And I shall be really grateful to you. 179. Please indicate the pay and allowances on reinstatement after dismissal, removal or compulsory retirement as a result of appeal or review and when fully exonerated.
one fellow was, you can say, dismissed or removed, or compulsory retirement was imposed on him, and then he reappealed, or he appealed, or the petition was reviewed and he is exonerated, or all those were, he was reinstated. So what will be his pay and allowances? I think everybody can answer it. Full pay and allowances will be given. Such many cases you must have seen in your working experience. Question number 180. How shall the period of suspension, proceeding, dismissal, removal or compulsory retirement be treated on restatement as a result of appeal review if fully exonerated? अगर fully exonerated हो गया तो उस पीरियड को कैसा पीरियड माना जाएगा? एज ए पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी. ये इससे ही रिलेटेड है. जब फुल पे एंड अलाउंस आप उसे दे रहे हैं, मतलब उसे आप ड्यूटी पीरियड मान रहे हैं, तभी तो आप उसे सैलरी दे रहे हैं. तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से भी रिलेटेड होते हैं. One question is supplementary to the other question, that also we can understand. Now, question number 180. What is the entitlement of pay and allowances on restatement without holding further inquiry? अब कोई further inquiry नहीं होगी. Whose dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by the court of law. अब court of law ने उसे बरी किया है भाई. ऐसे केस में उनके पे एंड अलाउंसेस का क्या होगा? एंड नॉट एक्सोनरेटेड ऑन मेरिट. उसे एक्सोनरेट नहीं किया गया है, लेकिन रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट के डिसीजन को सेट असाइड किया गया है. ऐसे केस में उनके पे एंड अलाउंसेस क्या रहेंगे? ध्यान से सुनिए दोस्तों. पे एंड अलाउंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 54. रूल 54 में, सब रूल 7 के रूल 54 में जो पे एंड अलाउंसेस के बारे में प्रोविजन है, दैट विल बी फॉलो. इसे हमें एक बार पढ़ने की आवश्यकता होगी. तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट वंस wherever you get that material. I hope you would be able to do that for your sake. Now, question number 182. How will the period intervening between the date of, हाँ, ये बहुत ही माइन्यूट सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों. जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा. How will the period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement and the date of judgment be treated on restatement without holding further inquiry? Whose dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by the court of law. इस डेट को रिटायर हुआ था, इस डेट को आपने रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट या डिसमिसल किया था, इस डेट को कोर्ट ने बरी कर दिया या उसे खारिज कर दिया. अब इन दोनों डेट के बीच की डेट को क्या माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? क्वेश्चन इज ऑफ दिस नेचर, जिसे आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं. सो दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब रूल 5 ऑफ रूल 54. अभी हमने पढ़ा था सब रूल 7 ऑफ रूल 54. ये पे एंड अलाउंसेस के बारे में हो गया. पे एंड अलाउंसेस ऐसे केसेस में क्या होगा, वो सब रूल 7 के रूल 54 में दिया गया है. और उसके लीव का क्या करेंगे, वो किस में दिया गया है? सब रूल 5 ऑफ रूल 54. ये दोनों रूल याद रख लीजिए और दोनों रूल को डिटेल से पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 183. व्हाट विल बी द इंटाइटलमेंट ऑफ पे एंड अलाउंस. ये सारा पे, अलाउंसेस, सस्पेंशन, इन सब पे ही हम बात कर रहे हैं और मित्रों इन्हीं पे प्रश्न बनता है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 183. व्हाट विल बी द इंटाइटलमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस of a government servant if he was under suspension and dies before conclusion of the disciplinary or court proceeding instituted against him. Proceeding अभी खत्म नहीं हुई है and he died. If an employee died, full pay and allowances. No question on that. What will be the, क्वेश्चन लंबे हैं, समझने की जरूरत है. What will be the effect of the period of EXOL, extraordinary leave, if a government servant on suspension is reinstated without the suspension being fully exonerated? सस्पेंशन में उसे fully exonerate भी नहीं किया गया है, उसे fully exonerate भी नहीं किया गया है. And the period of suspension treated as leave due or XOL, EXOL. ऐसे केस में क्या होगा, सोचिए जरा. रिकवरी, ध्यान से सुन लीजिए. रिकवरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन
subsistence allowance plus compensatory allowance and leave salary plus allowance. This is going to be the answer. प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, whether you understand it in English or you are comfortable in Hindi, whatever language you are comfortable in, just read the question, get into it, and then you will find the answer. Yes, this is going to be the answer. Question number 185. How will the suspension period be treated on discharge from erroneous detention? गलती से false detention यदि होता है किसी का, तो वो suspension period जो है, how it will be treated? So it will be treated as duty and eligible for full pay and allowances. Erroneous detention, false detention. What will be the emoluments when the suspension is taken or treated as qualifying service? जब सस्पेंशन को हमने क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया या उसे क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट कर रहे हैं आप, तो उसे क्या मिलेगा? द डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड इमोल्यूमेंट्स नॉट ट्रीटेड एज इंक्रीज इन पे. भाई सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑलरेडी उसको मिल गया, द डिफरेंस ही विल बी गेटिंग बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग सर्विस. क्वेश्चन नंबर 187. स्टेट क्लियरली हाउ द अनऑथोराइज्ड अब्सेंस. अब वो सस्पेंशन वाली बात चली गई है, अब हम अनऑथोराइज्ड अब्सेंस और दूसरी बातें करने वाले हैं सीक्वेंस. फ्रेंड्स नीड टू पे अटेंशन. State clearly how the unauthorized absence is treated in pursuance of concerted action by a group of employee in combination. Group of employee in combination, 4-5 लोग मिलके इकट्ठे ज्वाइंटली कोई काम कर रहे हैं. अनऑथोराइज्ड अब्सेंस है, क्या माना जाएगा उससे? बिग क्वेश्चन. ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस. ट्रीटेड इन ब्रेक इन सर्विस. हमने एक वीडियो में आपको सीसीए रूल के वीडियो में मैंने डाइज नन के बारे में भी बताया है. So here the case of dies none will be there, and if it is case of dies none, it will be considered as treated as break in service. And my dear friends, the fellow is going to be in trouble in pension also. There will be a question for this on pension also. Question number 188 here before you. Who is competent to decide for condonation against such break in service under FR 17, Fundamental Rule 17A, in respect of Postal Department? Postal Department के अनुसार condonation के लिए कौन competent है? And the right answer is head of the postal circle. इसे simply याद रखेंगे, इसमें कोई logic वाली बात नहीं है. Now, interruption or break in service under FR 17A will not affect which of the following even if not condoned by the competent authority. Competent authority ने यदि उसे ब्रेक इन सर्विस को कंडोन नहीं भी किया तो इनमें से कौन सी चीज प्रभावित नहीं होगी? तो उसका प्रमोशन प्रभावित नहीं होगा, ईबी इफिशिएंसी बार प्रभावित नहीं होगा. इस बात को ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 190. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लेक ऑफ इंटीग्रिटी? लेक ऑफ इंटीग्रिटी की कौन सी बात है? एक जैसे लगेंगे लेकिन लेक ऑफ इंटीग्रिटी, क्वेश्चन को समझिए. लेक ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है? तो लेक ऑफ इंटीग्रिटी किसे कहेंगे? पहले उसे आपको समझना होगा व्हाट इज इंटीग्रिटी. एंड द राइट आंसर इज bribery or corruption. If you are involved in bribery or corruption, it means you have lost your integrity. So this is the right answer. Question number 191. अभी जो मैंने बात की थी पेंशन वाली. Under which rule will the disciplinary proceeding initiated while an officer was in service be deemed to be proceeding after his retirement? Retirement के बाद में under which rule will the disciplinary proceeding initiated while an officer was in service be deemed to be proceedings after his retirement? रिटायरमेंट के बाद उसके ऊपर अब प्रोसीडिंग चलेगी, तो उस पर जो रूल लागू होंगे वो कौन से रूल लागू होंगे? सब एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे पेंशन वर्ड यूज हुआ है. रिटायर हो गए मतलब वो पेंशनर हो गए, उसके अंदर कौन सा रूल चलेगा? अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल. ये बिल्कुल वैसे देखो अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस एंड सीसीए रूल है.
ये कंडक्ट रूल है और ये नन ऑफ द अबव है, तो कौन सा रूल लागू होगा? पेंशन रूल लागू होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। Now, whether the government servant is entitled to pension if he is under judicial proceeding, जुडिशियल प्रोसीडिंग है तो उसे पेंशन मिलेगा कि नहीं, या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो उसे पेंशन मिलेगा कि नहीं, अंडर रूल 9 आफ्टर रिटायरमेंट, अभी जिस पेंशन रूल 9 की हम बात कर रहे थे, तो उसे मिलेगा कि नहीं? द राइट आंसर इज इंटाइटल्ड टू प्रोविजन पेंशन अंडर रूल 69 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल। सीसीएस पेंशन रूल 69 के तहत जितना उसे मिलना चाहिए, इज एलिजिबल फॉर दैट मच ओनली। अब वो कितना होगा, क्या होगा, अमाउंट कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए, पढ़ते रहिए। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन और ग्रेचुटी और बोथ? ऐसा कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो विथहोल्ड कर सकता है या विथड्रॉ कर सकता है पेंशन को या ग्रेचुटी को या दोनों को, आइदर इन फुल और पार्ट फॉर एनी पिक्यूनियरी लॉस, कोई आर्थिक नुकसान किया है आपने, कॉज्ड टू द गवर्नमेंट, एंड इफ इन एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग द पेंशनर इज फाउंड गिल्टी, आपकी वजह से गवर्नमेंट को आर्थिक लॉस हुआ है, तो ऐसा कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो आपकी पेंशन को, ग्रेचुटी को विथड्रॉ कर सकता है या विथहोल्ड कर सकता है? तो हु इज दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What is the quantum of pension up to which such pension can be reduced? पेंशन को कहाँ तक आप रिड्यूस कर सकते हैं? एंड एनी बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर आर पास्ड, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको, जैसे सस्पेंडेड ऑफिसर को एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, वैसे पेंशनर के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? फाइनल ऑर्डर पास्ड कंसिक्वेंट ऑन पेंडिंग जुडिशियल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, तब तक क्या करेंगे आप? तो दैट इज नॉट बिलो 9,000 पर मंथ विच इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16, सेवंथ पे कमीशन के अनुसार उसे कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन तो मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 195, विच कमीशन इज टू बी कंसल्टेड बिफोर द फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड? फाइनल ऑर्डर जब पास होते हैं उससे पहले कौन से कमीशन को कंसल्ट करना है टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के पेंशन को विथहोल्ड करना कोई आसान काम नहीं है, साधारण ऑर्डर के द्वारा उसे नहीं किया जा सकता। यू नीड कंसल्टेशन एंड यू नीड टू कंसल्ट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, you need to consult for that. For cases of which category of staff employee consultation with UPSC is necessary as a measure of safeguard for pensioner? जहाँ पे साथी हमारे गलत कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यूपीएससी की बात है तो कौन सी कैटेगरी, तो वो सोच लेते गजेटेड ऑफिसर होगा, नहीं, ध्यान रखेंगे। ऑल केसेस of staff and employees should be consulted to UPSC if the case is for pension or withholding of pension or gratuity or withdrawal of the pension. For all the cases, whether group C or group D or group B or group A or gazetted officer, everything it is to be consulted with UPSC. अंतिम पड़ाव पे हैं हम। Is it necessary to issue a so cause notice to a pensioner before imposing a cut in his pension? यदि उसके पेंशन में आप कट कर रहे हैं तो उसे सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स भेजा जाएगा, यस, विदाउट इंटीमेशन। हाउ कैन यू डू दैट? व्हाट टाइप ऑफ पेनाल्टी इज टू बी इम्पोज्ड in case of an employee involving gross irregularity or negligence or misuse of official position, false claim, failure to maintain integrity? ऐसा यदि होता है तो उसके साथ में किस प्रकार की पेनाल्टी को इम्पोज किया जाएगा? मेजर पेनाल्टी अंडर रूल 11। ये तो मेजर है ही सही, सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें आ गई। इंटीग्रिटी आपके दांव पे आ गई है, ग्रॉस इरेगुलरिटी आ रही है, नेग्लिजेंस आ रही है, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन आ रही है, फॉल्स क्लेम्स आ रहे हैं, फेलियर टू मेंटेन इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ डेलिंक्वेंट ऑफिसर टू मेक रिप्रेजेंटेशन? जो डेलिंक्वेंट ऑफिसर पे कंफ्यूज नहीं होंगे, चार्ज्ड ऑफिसर, आरोपित अधिकारी, टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो उसे कितने दिन का समय दिया जाता है? फ्रेंड्स याद रखें, 10 दिन का समय दिया जाता है।
नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 200, यस, हम इन विभिन्न वीडियो के माध्यम से आज 200 प्रश्न कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि 200 प्रश्नों में आपकी मास्टरी है, आई गारंटी यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू विल गो टू अटेम्प्ट पेपर फॉर प्रिंसिपल। अभी से मैं आपको ऑल द बेस्ट कह दूं कि आप बहुत अच्छा करें, प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें। लेट अस गेट बैक। नॉर्मली हु कैन साइन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेजर पेनल्टी? मेजर पेनल्टी का मेमोरेंडम जो इशू हुआ है उसे कौन साइन कर सकता है? एंड द आंसर इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इंक्वायरी ऑफिसर तो साइन करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो इशू भी नहीं करेंगे। व्हाट प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड व्हेन इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज अंडर रूल 14? रूल 14 के तहत यदि आप मेजर पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं तो क्या चीज आपको अवॉइड करना चाहिए? द राइट आंसर इज मल्टीप्लीकेशन आर स्प्लिटिंग अप चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एलिगेशन। फिर से पढ़ लूं। व्हाट प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड? कौन सी चीज को अवॉइड करना चाहिए यदि आप मेजर पेनल्टी दे रहे हैं? भाई एक ही चार्ज के लिए 2 बार फांसी थोड़ी दे दोगे, फांसी तो एक ही बार दोगे आप। Likewise, multiplication or splitting up of charges on the basis of the same allegation, ये चीज अवॉइड करना चाहिए। This is to be thought by appointing authority, उनके लेवल की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 102, can the delinquent officer be permitted to inspect the document to admit or deny his guilt? क्या उससे आप परमिशन देंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सके चार्ज ऑफिसर को? आपको उत्तर आ ही जाएगा। क्या होगा बताइए आप उत्तर? आप गेस कीजिए। चलिए 2 सेकंड का समय आपके पास। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट परमिटेड एट ऑल। यहाँ पे एट ऑल नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। एटलीस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ गिल्टी आफ्टर द फाइनल वर्डिक्ट, नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 203, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड इंक्वायरी प्रोसीडिंग बी स्टेड? कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग को हमको स्टे करना पड़ जाए, रोकना पड़ जाए? And that is under order of a court of competent jurisdiction. कोर्ट का आदेश आ जाए फिर उसे आपको रोकना पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑफ द डे। इन अ केस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स ऑफ लॉ, हु शुड वर्क एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर? सिंपल सा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, किसे होना चाहिए? शुड बी अ लीगल प्रैक्टिशनर। और जैसे ही संगठन ने लीगल प्रैक्टिशनर लिया, आपको भी अधिकार मिल जाता है कि आप अपने डिफेंस असिस्टेंट के रूप में किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी डिसिप्लिनरी केसेस कैन एन असिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट हैव एट अ टाइम व्हाइल असिस्टिंग एन अक्यूज्ड ऑफिसर? एट ए टाइम, एक ही समय पे वो कितने केसेस अपने साथ रख सकता है व्हाइल असिस्टिंग यू? तो व्हाइल असिस्टिंग वो कितने रख सकता है? 3। मतलब एक में तो आपको ऑलरेडी असिस्ट कर रहा है और एक के अलावा वो और कितने रख सकता है? 3। मतलब वो एट ए टाइम कितने केसेस रख सकता है अपने पास में? ओवरऑल 4 केसेस हो सकते हैं। 3 ऑलरेडी वो फाइट कर रहा है तो वो एक चौथा आपका केस ले सकता है। ओवरऑल ही विल हैव 4 केसेस एंड इन द केस ऑफ पेंशनर इट इज 8 केसेस। 7 ऑलरेडी वो 7 केसेस पे वो डिफेंस ऑफिसर असिस्टेंट है और 8वां वो आपका केस ले सकता है। 4 in the case of regular employee and 8 in the case of pensioner. So friends, here we are going to finish today's class. 205 questions we have done. I'll be coming with next video with 45 more questions and this is done. I promise you, if you are watching it seriously, definitely you are not wasting your time. This I guarantee, I promise. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.